तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 1 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सीजन 3 नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पूरे 2 घंटे से ऊपर का वीडियो है, उसमें सीजन 3 पूरा कवर किया गया है। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, हमारे 40 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा दो। जिनको भी सोलो लेवलिंग देखना पसंद है और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका इस छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और एक बात है, आप अगर सोलो लेवलिंग के अलावा कोई दूसरा एनिमे देखना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस चैनल के होम पेज पर भी देख सकते हो। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस चैनल पे जाके कोई एक वीडियो जरूर देखना। अगर आपको वो एनिमे पसंद आए और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वरना गाली देके आ जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना, उसके बाद ही उस चैनल पे जाना। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और वो अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कि काम की वजह से बिगड़ती जा रही थी। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सा सेंस होता है और हमें दिखाई देता है कि वहां पे फ्रॉस्ट मोनार्च आ चुका था। चेयरमैन उसे देख के काफी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं यह अचानक कैसे आ गया, मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि अगर ये इस लेवल पे स्ट्रांग है तो मैं इसको अकेले नहीं हरा पाऊंगा, मुझे किसी और हंटर को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, इस जगह को मैंने बाहरी दुनिया से सील कर दिया है तो यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। चेयरमैन ये सब सुन के और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च उनके शोल्डर पे हल्का सा कट कर देता है और बोलता है, अगर ये सपना होता तो तुम्हें दर्द नहीं होता। मतलब ये मोनार्च लिटरली सामने वाले का माइंड पढ़ सकता था। चेयरमैन बोलते हैं, अगर ये सपना नहीं है तो आखिर तुम कौन हो। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मुझे लगा था तुम मुझे पहचान जाओगे बिना मेरे बताए, बट लगता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान ही हो। चेयरमैन उसकी बातें सुन के और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च फिर से बोलने लगता है, मुझे कमजोरों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। तुम खुद को सामने लाओ, फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। या फिर तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अगर तुम सामने आए तो तुम्हारा ये नाजुक सा शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये तो वैसे भी टूटने वाला है, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना तुम सामने आओ और मुझसे फाइट करो। इतना बोल करके वो एक अटैक चेयरमैन की तरफ लॉन्च करता है और हमें दिखता है कि वहां काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, फाइनली तुम आ ही गए। जिसके बाद हमें स्मोक से चेयरमैन आते दिखाई देते हैं। उनकी चाल ढाल अलग होती है बिल्कुल, उनके शरीर से लाइट ग्लो कर रहा होता है और वो पहले से काफी स्ट्रांग भी लग रहे होते हैं। चेयरमैन बोलते हैं, तुमने मेरे ऑफिस को एक अलग डायमेंशन में ट्रैप कर दिया, नॉट बैड। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस टूटे हुए शरीर के अंदर ट्रैप होगे, कि अपनी पावर को भी यूज करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी तुम्हारे 7 फ्रेगमेंट्स के बारे में पता लगा लिया है, जिनमें से हमने 2 को मार भी दिया है और अब तुम्हारी बारी है। जिसपे चेयरमैन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो फ्रॉस्ट मोनार्च। जी हाँ, जो चेयरमैन कुछ समय पहले तक कंफ्यूज थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, वो अब उसका नाम भी जानते थे। एक्चुअली चेयरमैन भी एक रूलर का वेसल है, क्रिस्टोफर रीड की तरह। खैर, इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉस्ट मोनार्च चारों तरफ आइस का वॉल बना के चेयरमैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन इजीली उसे पंच मार के तोड़ देते हैं और उस आइस वॉल से बचते बचते वो फ्रॉस्ट मोनार्च के करीब पहुंच जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्च आइस का एक शॉट बना लेता है और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन काफी तेजी से उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च उनसे भी ज्यादा तेज होता है और पीछे हट जाता है। चेयरमैन सोचने लगते हैं, मुझे ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी और वो फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे अटैक को फ्रॉस्ट मोनार्च डॉज कर लेता है। तभी अचानक से चेयरमैन गिर जाते हैं और मूव नहीं कर पा रहे होते। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, लगता है तुम्हारे इस शरीर का लिमिट खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें अभी भी फाइट करनी है। इतना बोलकर के वो अचानक से गायब हो जाता है। चेयरमैन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से उनके सामने आ जाता है और अपनी आइस रॉड से सीधा चेयरमैन के चेस्ट में स्टैब कर देता है। वो रॉड बिल्कुल आर पार हो जाता है। चेयरमैन अपनी आखिरी सांस लेने लगते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है,
कितना टाइम लगेगा अब तुम्हें नए शरीर ढूंढने में? 1 साल, 2 साल? हमने ऑलरेडी अपनी सारी आर्मी को इकट्ठा कर लिया है। जब तक तुम वापिस आओगे तब तक तो ये दुनिया तबाह हो चुकी होगी। चेयरमैन उस रॉड को जोर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, जैसे हम तुम्हारे इस प्लान के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, वैसे ही तुमने भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है। फ्रॉस्ट मोनार्च कंफ्यूज होकर के पूछता है, मैंने क्या मिस किया है? जिसके बाद चेयरमैन अपना आखिरी बचा खुचा पावर यूज करके एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च उसको भी डॉज कर लेता है और वो अटैक जाकर के सामने की दीवार पे लगता है। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम्हारा ये अटैक ही वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। जिस पे चेयरमैन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फ्रॉस्ट मोनार्च फिर से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? मुझे नहीं लगता कि अगर ये मुझे हिट भी करता तो इससे कुछ खास फर्क पड़ता। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन के शरीर से जिन्हो का एक शैडो सोल्जर निकलता है। एक्चुअली जो चेयरमैन ने अटैक किया था उसने सामने की दीवार को तोड़ दिया था। उसी गैप से निकल करके वो शैडो सोल्जर वहां से तुरंत भाग जाता है। जैसे ही फ्रॉस्ट मोनार्च की नजर उस पर पड़ती है, वो सोचते हैं आखिर शैडो मोनार्च का एक सोल्जर क्या ही कर लेगा। वो बोलता है, 1 मिनट, कहीं तुम? इतना बोलते ही वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसके पीछे भागता है और उस शैडो सोल्जर को मारने ही वाला होता है। तभी वहां जिन्वो आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। जिन्वो तुरंत उसका गर्दन पकड़ के उठा लेता है। लिटरली जहां इस मॉन्स्टर को चेयरमैन टच भी नहीं कर पा रहे थे, जिन्वो ने आते ही उसको उसकी औकात दिखा दी। जिन्वो बोलता है, तुम कौन हो? आई सेल्फ? फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी शैडो सोल्जर की आर्मी हो चुकी है। मैं क्लियरली सेंस कर पा रहा हूं। तुमने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन जिन्वो को कुछ समझ नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि ये वही आई सेल्फ है जिसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। फ्रॉस्ट मोनार्च समझ जाता है और बोलता है, तो तुम ही हो वो इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में वो बोल रहा था। फिर वो अपनी मुंह से एक बहुत ही बड़ी आइस की वॉल बनाता है और जिन्वो से काफी दूरी बना लेता है और बोलता है, क्यों ना हम इस फाइट को यहीं पे खत्म करें आज के लिए? जिन्वो बोलता है, क्या मतलब? तो फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ उस इंसान को बचाने आए हो ना। जिन्वो को तुरंत याद आता है, अच्छा मैंने ये शैडो सोल्जर तो चेयरमैन के अंदर डाला था, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। जिन्वो ये सोच ही रहा होता है, तभी फ्रॉस्ट मोनार्च एक आइस का बना हुआ एरो चेयरमैन के ऑफिस के तरफ फेंक देता है उसे मारने के लिए। जिन्वो तुरंत अपने रूलर अथॉरिटी का यूज करके दूर से ही उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि जिन्वो का रूलर्स अथॉरिटी भी काम नहीं करता। इसीलिए जिन्वो बिना टाइम वेस्ट किए खुद उस एरो को रोकने चला जाता है और वो टाइम पे पहुंच के उसे रोक भी लेता है। लेकिन जब तक जिन्वो ये सब में बिजी था, फ्रॉस्ट मोनार्च वहां एक पोर्टल बना के भागने की तैयारी कर रहा होता है। जिन्वो की नजर जैसे ही उस पर जाती है तो वो बोलता है, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा, और वो उसके पीछे भागता है और उस पे अपना डैगर से अटैक करता है, जो कि उसे लग भी जाता है, बट वो फिर भी भागने में कामयाब हो जाता है। भागने से पहले वो जिन्वो से बोलता है, तुम सिर्फ एक शैडो मोनार्च के वेसल हो, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे घायल किया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं फिर से आऊंगा तुमसे फाइट करने। फिलहाल के लिए तुम उस अधमरे इंसान को मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, अपनी शैडो आर्मी में ऐड करने के लिए। इतना कह करके वो वहां से चला जाता है। जिन्वो उसे मार नहीं पाया तो काफी गुस्से में होता है। एक्चुअली जिन्वो जिसके अंदर भी शैडो सोल्जर डालता है तो उसके आसपास थोड़ा सा भी खतरा होता है तो जिन्वो को तुरंत पता चल जाता है। लेकिन इस बार चेयरमैन की हालत इतनी खराब हो गई पर फिर भी जिन्वो को पता नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रॉस्ट मोनार्च ने चेयरमैन को एक अलग ही डायमेंशन में ट्रैप कर दिया था। इसीलिए जैसे ही वो शैडो सोल्जर ऑफिस से बाहर निकला, जिन्वो को पता चल गया और वो तुरंत शैडो एक्सचेंज करके आ गया। बट अब काफी देर हो चुकी थी। जिन्वो देखता है कि चेयरमैन बिल्कुल खून से लथपथ पड़े हैं। वो तुरंत बेरू को बुला करके उन्हें हील करने के लिए बोलता है। बेरू भी अपनी पूरी कोशिश करता है चेयरमैन को हील करने की, लेकिन इंजरी इतनी ज्यादा होती है वो भी कुछ नहीं कर पाता। फिर जिन्वो होली वाटर ऑफ लाइफ देने की सोचता है, लेकिन चेयरमैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आ गए यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू सो मच। मैं इतना ज्यादा डैमेज ले चुका हूँ कि मुझे अब कुछ भी हील नहीं कर सकता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम इतने पावरफुल हंटर हो। ये गेट्स और डंजन्स उनके लिए कभी नहीं थे, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थे। एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हें 2 साइड में से एक साइड चूज करना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ह्यूमैनिटी का साइड चूज करना।
ये सब बोलते बोलते चेयरमैन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे होते हैं। फिर भी वो बोलते हैं, मैं हमेशा से तुम जैसे यंग और टैलेंटेड हंटर के साथ मिलकर फाइट करना चाहता था, बट अफसोस इस शरीर के साथ ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं पूरे भरोसे के साथ ये तुम पर छोड़ के जा सकता हूँ। और इतना बोलते ही उनकी आंखें बंद होने लगती है। जिन्हों की भी आंखें नम हो जाती हैं। चेयरमैन अपने आखिरी वर्ड्स बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ वो अपना दम तोड़ देते हैं। उनके मरते ही बैरियर टूट जाता है और आसपास की चीजें जैसे थम सी जाती हैं। जिन्हों काफी ज्यादा टूट जाता है। वहां चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और फिर तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, जैसे आसमान भी रो पड़ा हो। और वो बारिश अगले दिन तक कंटिन्यू होते रहती है। अगले दिन न्यूज चैनल्स पर भी सिर्फ दो हंटर्स के बारे में बात हो रहा होता है। एक तो चेयरमैन और दूसरा ब्राजील का एक एस रैंक हंटर, जिसकी डेड बॉडी नदी के किनारे पाई गई है। वो भी एक रूलर वेसल था। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि अब चेयरमैन का फ्यूनरल हो रहा था, जिसमें जिन्वो के साथ जिनचुल भी होता है और वहां भी बारिश हो रहा होता है। जिनचुल भी काफी ज्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि चेयरमैन के सबसे नजदीक वही था। वो जिन्वो से बोलता है, मेरी कल ही चेयरमैन से बात हुई थी। वो बहुत एक्साइटेड थे और मुझे जल्द ही वापस कोरिया बुला रहे थे, और आज ये। इतना बोल करके वो फूट फूट कर रोने लगता है और जिन्वो को थैंक यू बोलता है कि तुमने पूरी कोशिश की उन्हें प्रोटेक्ट करने की। जिन्वो बोलता है, नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये मैं यहाँ कसम खाता हूँ कि उस मॉन्स्टर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उसके आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान गुफा में, जहां हमें सारे के सारे मोनार्च एक साथ दिखाई देते हैं। उनमें से फ्रोस्ट मोनार्च बोलता है कि शैडो मोनार्च भी पृथ्वी पर है। तुमने तो कहा था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी वेसल ही नहीं है जो उसके जैसे पावरफुल बीइंग को कंटेन कर सके, और यही सेम रीजन की वजह से हमारे ड्रैगन किंग भी अर्थ पे नहीं रह सकते। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। वो फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यानी सारे रूलर से कई ज्यादा खतरा है हमारे लिए, इसलिए हमें साथ मिलकर उससे फाइट करना चाहिए। तभी वहां एक और मोनार्च बोलता है, उसके साथ फाइट करना मतलब सुसाइड करना है। तुम्हारा ओपोनेंट कोई मामूली नहीं है, वो सारे 9 मोनार्च में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हमें ड्रैगन किंग यानी मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन के वापस लौटने का वेट करना चाहिए। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च को ये मंजूर नहीं था। वो बोलता है, हम भी तो मोनार्च हैं, फिर भी हम ड्रैगन किंग का क्यों वेट करें? शैडो मोनार्च को डिफीट करने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। जब तक वो ह्यूमन फॉर्म में है हम उसे आसानी से हरा देंगे। यह सुनने के बाद मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी बोलता है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। वहां एक और मोनार्च बोलता है, मुझे भी इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी बीस्ट मोनार्च बोलता है, सबके सब डरपोक हैं साले। वो फ्रोस्ट मोनार्च से पूछता है, इस बात का क्या प्रूफ है कि शैडो मोनार्च अभी भी ह्यूमन फॉर्म में है? फ्रोस्ट मोनार्च बोलता है, उसने अपने डैगर पे पॉइजन लगाया था, जो कि रियल शैडो मोनार्च यानी एशबॉर्न कभी नहीं करता। तभी मोनार्च ऑफ प्लेग बोलता है, अगर शैडो मोनार्च का उस बॉडी पे फुल कंट्रोल होता तो उसे ये सब ट्रिक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसके बाद वो दोनों मोनार्च शैडो मोनार्च से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इधर चेयरमैन को मरे हुए 1 वीक हो चुका था। हंटर एसोसिएशन वाले मीटिंग कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट चेयरमैन किसको बनाया जाए। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें एस रैंक हंटर हायर करना चाहिए। सभी लोग अपना अपना सजेशन देते हैं, लेकिन लास्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना जिनचिल को नेक्स्ट चेयरमैन बनाया जाए, क्योंकि वो पिछले चेयरमैन के काफी क्लोज था और उसे सारे कामों का एक्सपीरियंस भी है। तो उससे बेटर और कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि जिनचुल अग्री नहीं करता इस डिसीजन पे, लेकिन सभी लोग उसे मोटिवेट करके मना लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां थॉमस एंड्रे और उसकी मैनेजर अपने ऑफिस के बेसमेंट में जा रहे होते हैं। उसकी मैनेजर बोलती है, आप सच में इस चीज को गिफ्ट देने वाले हो क्या? थॉमस बोलता है, क्यों नहीं। एक्चुअली लास्ट एपिसोड में थॉमस ने जिन्वो को डिनर पे इनवाइट किया था और बोला था कि अगर उसे कोई गिफ्ट चाहिए हो तो बता दे। तो जिन्वो ने एक डैगर मांगा था, तो थॉमस एक बहुत ही रेयर डैगर देने वाला था, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पेयर है। उसकी मैनेजर बार बार बोलती है, ये काफी रेयर आइटम है, आपको नहीं देना चाहिए। बट थॉमस कहाँ सुनने वाला था। वो बोलता है, रेयर है इसीलिए तो दे रहा हूँ। वैसे भी मैं डैगर यूज नहीं करता, तो इतनी अच्छी चीज को वेस्ट करने से बेटर है किसी को गिफ्ट कर दूं।
अब कुछ दिनों के बाद हमें दिखाई देता है कि आजिन गिल्ड के ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है, क्योंकि वहां थॉमस एंड्रे आया था जिन्हो से मिलने के लिए। थॉमस के साथ साथ वहां एक और एस रैंक हंटर भी आया था जर्मनी से। उसे भी जिन्हो से कुछ काम होता है, लेकिन फिलहाल जिन्हो ऑफिस में नहीं होता। जिन्हो और बाकी गिल्ड मेंबर की हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि वो लोग पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे होते हैं। जिन्हो जिन्हो को बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी जिन्हो वहां आ जाता है। जिन्हो को देख करके जिन्हो और बाकी के मेंबर्स लिटरली रो देते हैं, मतलब खुशी के आंसू कि फाइनली तुम आ ही गए। जिन्हो पूछता है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? जिन्हो बताता है, मैं थोड़ा बिजी था। जिन्हो बोलता है, तुम किसी दिन मुझे मरवाओगे। फिर वो पूछता है, वैसे तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? जिन्हो बोलता है, मैं आसपास के डंजन गेट्स को क्लियर कर रहा था। आजकल गेट्स की संख्या बढ़ गई है, तो किसी ना किसी को तो क्लियर करना होगा। फिर जिन्हो थॉमस से मिलता है। जिन्हो पूछता है, तो कैसे आना हुआ? थॉमस बोलता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मेरा हाथ हील हो जाएगा तो हम लोग लंच करेंगे साथ में, और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। क्यों ना हम कहीं कंफर्टेबल जगह पे चल करके बात करें। वैसे भी वो गिफ्ट थोड़ा डेंजरस है, यहाँ पे नहीं दे सकता। बेचारा जिन्हो सोच रहा होता है, ये डेंजरस आइटम कहीं बॉम्ब तो नहीं है। तभी पीछे से वो जर्मनी वाला हंटर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन थॉमस बोलता है, तुम्हें किसने इनवाइट किया? वो बोलता है, मैं भी यहाँ पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो मैं भी हंटर जिन्हो से मिलना डिजर्व करता हूँ। थॉमस बोलता है, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, हमें कुछ टॉप सीक्रेट बात करनी है। बेचारा वो हंटर कुछ बोल भी नहीं पाता थॉमस को। इसके बाद जिन्हो और थॉमस लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। थॉमस बोलता है, तुम्हें पता नहीं मैं कितने समय से इस मोमेंट का वेट कर रहा था। और बिना देर किए वो जिन्हो को उसका गिफ्ट दिखाता है। जिन्हो जैसे ही वो डैगर देखता है वो समझ जाता है और पूछता है, क्या ये कामिस का है? मतलब कामिस के रिमेन से बना हुआ डैगर। एक्चुअली जब थॉमस ने कामिस से फाइट किया था तो उसे मारने के बाद उसके सबसे बड़े वाले दांतों को उखाड़ लिया था और उसी से ये डैगर बनवाया था। जिन्हो जैसे ही वो डैगर उठाता है उसके सारे डिटेल्स उसके सामने आ जाते हैं। जिन्हो ये देख के हैरान हो जाता है कि उस डैगर का अटैक डैमेज 1500 था। इससे पहले जो डैगर वो यूज करता था वो डीमन किंग का था, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। डीमन किंग के डैगर्स का अटैक डैमेज सिर्फ 220 था। ये डैगर जिन्हो के मैजिक पावर के साथ रिएक्ट भी करता था, जो उससे और भी ज्यादा डेडली बना रहा था। जिन्हो इस गिफ्ट से काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो थॉमस से पूछता है, क्या सच में मैं इसे फ्री में रख सकता हूँ? थॉमस बोलता है, किसने कहा कि ये फ्री में है? तुमने मुझे और मेरे गिल्ड को जान से ना मारने के बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दोनों को एक साथ एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर फील होती है। वो तुरंत भाग के ऑफिस के बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा गेट खुला है। वो गेट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि थॉमस एंड्रे भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने आज तक इतना बड़ा गेट नहीं देखा। इवन जिस गेट से कामिस आया था उससे भी ये कई गुना ज्यादा बड़ा गेट है। पता नहीं इस बार किस लेवल के मॉन्स्टर आने वाले हैं। सड़क पे सभी लोग उस गेट की फोटो और वीडियो बना रहे होते हैं। ये न्यूज तुरंत पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल जाती है। अमेरिकन हंटर एसोसिएशन वाले भी बात कर रहे होते हैं कि काफी टाइम से कोरिया के आसमान में मैजिकल पावर डिटेक्ट हो रही थी, तो ये तो अभी शुरुआत है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह के गेट्स खुलने वाले हैं। जैसे कि हंटर गिल्ड कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे 9 जगह हैं जिनमें से एक कोरिया भी था। इधर हमें दिखाई देता है कि जिन्हो काइजल पे सवार होकर के उस गेट के नजदीक जाता है और उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गेट के अंदर नहीं जा पा रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था। जिन्हो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बैरियर हो। अगर ये नॉर्मल बैरियर होता तो मैं कब का तोड़ चुका होता, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। इस बार का गेट काफी अलग है। कहीं इस बार मॉन्स्टर भी तो अलग नहीं होने वाले? तभी उसे जिनचुर का कॉल आता है। जिन्हो पूछता है, तुमने पता लगाया जो मैंने बोला था? जिनचुर बोलता है, हाँ, मैंने हंटर एसोसिएशन को सैटेलाइट से चेक करने बोला था, लेकिन और कहीं भी ऐसा गेट नहीं खुला है, सिर्फ कोरिया में ही है। गेट खुले अब 3 घंटे हो चुके थे। हमें दिखता है कि जिन्हो हंटर एसोसिएशन के जिम में होता है और वो बेरू के साथ फाइट कर रहा होता है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकि जब वो गेट खुले और उसके अंदर से जैसे भी मॉन्स्टर आए जिन्हो उनसे फाइट करने के लिए रेडी रहे।
हालांकि जिन्वू इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि उसके सामने बैरू टिक नहीं पा रहा था, जबकि बैरू का रैंक जनरल रैंक और लेवल मैक्सिमम था। खैर जिन्वू फिर भी बहुत देर तक प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के बाद जिम का हाल काफी बुरा हो जाता है, तो जिनचुल फोन करके जिन्वू को सुना रहा होता है। लेकिन जिन्वू बैरू से छुपकर धीरे धीरे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास 300 एंट सोल्जर हैं, अभी उनको काम पे लगा करके ठीक करवा देता हूँ सब कुछ। अब इधर हमें थॉमस एंड्रे भी दिखाई देता है, जो कि अमेरिका वापस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसकी मैनेजर बोलती है कि हंटर एसोसिएशन वाले चिंता कर रहे हैं और आपको जल्दी बुला रहे हैं। थॉमस बोलता है, मेरी चिंता? मुझे नहीं लगता कि हंटर जिन्वू के कंट्री से ज्यादा सेफ कोई जगह हो सकती है इस दुनिया में। और वैसे भी मुझे देखना है कि ये गेट ह्यूमैनिटी का अंत लेकर के आया है या एक नई शुरुआत है। इसके बाद हमें जिन्वू दिखाई देता है, जो कि बिल्डिंग के छत पे बैठा होता है और वो अभी भी चेयरमैन का कातिल फ्रॉस्ट मोनार्च को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वो फिर भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है फिलहाल मुझे इस गेट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसे इस बार खुद पे डाउट हो रहा था कि क्या मैं इस गेट को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। वो अपना फोन निकालता है और सोचता है, अगर ये मेरा आखिरी मिशन हुआ तो मुझे किसको कॉल करना चाहिए। तभी उसे हंटर चा का नंबर दिखाई देता है और वो उसे कॉल करता है। कुछ देर बाद हमें जिन्वू और हंटर चा एक अम्यूजमेंट पार्क में दिखाई देते हैं। अब क्योंकि जिन्वू इतना फेमस था तो वहाँ सभी लोग उसे ही देखने आए होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि हंटर चा जिन्वू की गर्लफ्रेंड है। जिन्वू बेचारा सोच रहा होता है कि आजकल गेट को लेकर के पैनिक सिचुएशन है, तो ऐसी जगहों पे भीड़ कम होगी, लेकिन यहाँ भी इतनी भीड़ है। चा जिन्वू से पूछती है, क्या तुम्हें इस तरह की जगह पे आना पसंद है? जिन्वू बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे लाइफ में बस एक बार यहाँ आना था। अब सिचुएशन देख करके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें फ्यूचर में कभी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं, इसलिए सोचा कि क्यों ना आज ही शौक पूरा कर लिया जाए। चा पूछती है, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया? जिन्वू बोलता है, क्योंकि तुम ही तो मेरी इकलौती फ्रेंड हो। चा कंफ्यूज होकर के जिन्वू को देखती है, तो जिन्वू उसे याद दिलाता है, याद है तुमने ही कहा था उस डबल डंजन वाले टेम्पल में। ये सुनकर के चा तुरंत शर्मा जाती है और बोलती है, तुमने वो सुन लिया था क्या? हमें दिखाई देता है कि जिन्वू के सारे फैंस उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन जिन्वू के शैडो सोल्जर्स उन्हें रोके हुए थे। फिर जिन्वू और चा साथ में रोलर कोस्टर राइड करते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद दोनों लंच के लिए जाते हैं। जिन्वू पूछता है, तुम कहीं बोर तो नहीं हो रही हो? चा बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिन्वू बोलता है, बट ये सब राइड्स हम जैसे एस रैंक हंटर्स के लिए थोड़ा स्लो और बोरिंग तो था, मैं भी मानता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग राइड करवाऊँ? नहीं नहीं, आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है। हमें दिखाई देता है कि जिन्वू और चा काइजल पे सवार होकर के आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए मस्त सनसेट का व्यू ले रहे होते हैं। चा को भी ये व्यू बहुत पसंद आता है। वो बोलती है कि जब तुम ये सब कर सकते हो तो हमें अम्यूजमेंट पार्क जाने की क्या जरूरत थी। जिन्वू बोलता है कि अम्यूजमेंट पार्क में एक गेट खुला था जिनमें से मेरे डैड हमेशा के लिए गायब हो गए थे, इसीलिए मुझे वहां लाइफ में एक बार जाना था। चा बोलती है, थैंक यू, मुझे कभी सही से तुम्हें थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला। तुम हमेशा से मेरी हेल्प करते आए हो। और इसी खूबसूरत व्यू के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से चाहिए तो इस वीडियो पे 5K लाइक्स और 500 कमेंट कंप्लीट करा दो। और अगर वीडियो देखने में थोड़ा भी मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोलो लेवलिंग के अलावा आपको कौन सा एनिमे देखना है ये कमेंट में जरूर बताना। जिस एनिमे का कमेंट सबसे ज्यादा होगा उसी का नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारे सेकंड चैनल पे। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। इस चैनल पे फिलहाल सिर्फ सोलो लेवलिंग आएगा, लेकिन अगर आपको सोलो लेवलिंग के अलावा कोई और भी एनिमे देखना है तो हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और हाँ, उस चैनल का कोई भी एक वीडियो जरूर देखना और उसमें कमेंट करके बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर खराब लगा हो तो वो भी बताना ताकि मैं सुधार कर सकूं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।